अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास जीआईटी फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमने सारे एमसीक्यूज की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हमारा फिजियोलॉजी का बस एक स्पेशल सेंसेस वाला टॉपिक रह गया, बाकी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सेकेंड ईयर के। सो आज हमने स्टार्ट करना है जीआईटी फिजियोलॉजी के। हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ टेबल्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शेयर किए हैं, वो लाजमी देखिएगा। और वो टेबल्स में से बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं उन्हीं टेबल्स में से एग्जैक्ट आते हैं। चलें जी, पहले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। The ileum and the distal jejunum of a 34-year-old man are ruptured in an automobile accident. The entire ileum and a portion of the jejunum are resected. What is most likely to occur in this man? अच्छा, अब देखें उसने जो इम्पोर्टेंट इस चीज में बताई हुई ना, वो ये चीज बताई है कि जो उसका इलियम का इंटायर पोर्शन और जुजिनम का वो रिसेक्ट कर दिया गया, तो उस बंदे के अंदर क्या होगा। अब ऑप्शन है हमारे पास एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। अब देखें बाकी जितने भी ऑप्शन हम इसमें वन बाय वन देखेंगे ना। गैस्ट्राइटिस इज रिलेटेड टू स्टमक, कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत सारा मतलब जीआईटी का ट्रैक इंक्लूड हो जाता है ना। गैस्ट्रिक अल्सर में भी स्टमक मोस्ट इंक्लूड है और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी स्टमक इंक्लूड है। जबकि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी बिकॉज बैक्टीरिया हमें पता है लाई करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से वो वाले पार्ट्स रिसेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। सो विटामिन बी 12 जो है अब्सॉर्ब होता है इन द इलियम। दिस अब्सॉर्प्शन रिक्वायर द इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली जो कि हमारे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के और पाराइटल सेल्स इन द स्टमक वहां पे हमारे पास सिक्रीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। Binding the intrinsic factor to the dietary vitamin B is necessary for the attachment to the specific receptor located in the brush border of the ileum. So यहाँ पे ये जो ब्रश बॉर्डर ऑफ द इलियम पे रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे अटैच होता है इसमें। ठीक है, जिस वजह से हमारे पास ये इसका विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जबकि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस दैट इज मेनली कन्फाइंड विद द एसिड सेक्रेटिंग कॉर्पस म्यूकोसा। तो ये उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये एरिया रिसेक्ट हो गया, सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। Which hormone is released by the presence of fat and protein in small intestine and has major effect in decreasing gastric emptying? देखें, तीन चीजें बताई। पहले तो ऐसा हार्मोन है जो फैट और प्रोटीन के स्टिमुलस की वजह से सिक्रीट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिक्रीज करना है। सो हमने तीनों फैक्टर्स को देखना है वन बाय वन। अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं जी कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन की जो स्टिमुलस है, इट इज फैट एंड प्रोटीन दैट इज सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। इसमें होता है ये तीनों चीजें। लेकिन हम आगे भी ऑप्शन देखते हैं। जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट इज रिलीज्ड, जो कि एसिड के स्टिमुलस में होता है और ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पे इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पे ये तो निकल गया। आगे आगे गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हमारे पास प्रोटीन अमाइनो एसिड और इसकी वजह से क्रिएट होता है, यस, लेकिन इट इज सिक्रेटेड बाय स्टमक नॉट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारे पास जो गैस्ट्री एम्पटिंग है इसमें भी इसका रोल समहाउ पॉजिटिव होता है, समटाइम नो रोल इसका ये भी नहीं होता। सो ये भी नहीं हो सकता। मोटिलिन अगेन, इसका भी जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग में कोई मेजर रोल नहीं होता। लास्ट नंबर पे सिक्रेटिन, यस, इट इज रिलीज इन द स्टिमुलस, बट इट्स द स्टिमुलस जो था वो एसिड होता है, नॉट फैट एंड प्रोटीन्स। सो ये पहले ऑप्शन पे भी ये भी निकल गया। सो कोलिसिस्टोकाइनिन इज द ऑप्शन। सो अब जो हमने भी ये डिस्कस किया एमसीक्यूज, अगर हम इसी को देखें, सो इट्स काइनिन। अब यही टेबल है जो मैंने आपको कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है आपके आता है, जो जिस तरह के एमसीक्यूज ऑलरेडी आया हुआ है। अब ये देखें हमारे पास हार्मोन है जी गैस्ट्रिन, कहाँ से सिक्रिएट होता है, जी सेल इन द स्टमक। इसका टारगेट क्या जी, पाराइटल सेल्स। मोटिलिटी पे इसका कोई मेजर रोल नहीं है, समहाउ पॉजिटिव हम कहते हैं, बट मेजरली इट हैज नो रोल। उसके बाद इसका स्टिमुलस क्या जी, पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड्स, और इसके लिए रिलीज इनहिबिट बाय पीएच, एक तो काम हो जाए, दूसरा सोमेटोस्टेटिन। ये आ गया जी कोलिसिस्टोकाइनिन, जब भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया। एंडोक्राइन सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रिएट होता है
गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज इसका जो है और गैस्ट्रिक स्मूथ मसल इसका टारगेट है। स्टिमुलस इसका क्या जनाब जी, सॉरी मोटिलिटी भी इसका क्या इफेक्ट है, डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। और फैटी एसिड और अमाइनो एसिड्स के लिए स्टिमुलस है और सोमैटोस्टैटिन इसको भी डिक्रीज करता है। इस तरह सिक्रेटिन आगे एंडोक्राइन सेल है, पैंक्रियाज है, बट इसकी जो एक तो इनहिबिट तो करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, बस इसका जो स्टिमुलस है वो एसिड होता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इसका भी मोटिलिटी पे कोई मेजर रोल नहीं होता और मोटिलिन का भी कोई मेजर रोल नहीं होता, ये भी उसी तरह वहां से सेक्रीट होता है। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपने ये बहुत अच्छे से तैयार करना। इसी से रिलेटेड आगे एमसीक्यू, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन हैव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दैट कैन बी elicited at normal concentration as well as pharmacological effect that require the higher than the normal concentration. What is physiological effect of various hormone on the gastric emptying? पीछे पूरी स्टेटमेंट है, बकवास लिखी हुई है, बस ये ऐसा स्टेटमेंट है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द वेरियस हार्मोन ऑन द गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग का क्या क्या इफेक्ट है? गैस्ट्रिन है जी, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, ग्लिप है यानी जीआईपी और मोटिलिन, ये आपके पास सारे। अब देखिए सबसे पहले तो हमने ना एक हार्मोन किसी को भी पकड़ लेना, उस पे हमने उसके रोल चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिपेंड कर लेते हैं जी, एक्सपोज कर लेते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन को पकड़ा, कोलिसिस्टोकाइनिन हमें पता डिक्रीज करता है, सो जो डिक्रीज वाले वो बच जाएंगे, बाकी दो ऑप्शन तो निकल गए, यानी बीटा और चार्ली, ये दोनों तो यही निकल गए क्योंकि यहाँ पे इसका नन लिखा हुआ है। सो बाकी हमारे पास बचे अल्फा, डेल्टा और ईटा। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का हमें पता कोई रोल नहीं होता, सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन भी निकल गया क्योंकि इसमें डिक्रीज लिखा हुआ है। अब बच गए डेल्टा और ईटा। अब आ जाए तीसरे हार्मोन पे, जीआईपी। जीआईपी का भी कोई मेजर रोल नहीं हमने पढ़ा, हमने भी पढ़ा ना, सो ये नन वाला आ गया, सो इट्स ईटा ऑप्शन, यानी डेल्टा भी निकल गया, सो ईटा ऑप्शन। सो आपने इस तरह से एमसीक्यूज जो है वो देखने होते हैं, पहले ए को पकड़े, उसका रोल देखे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सो इट्स ईटा। नहीं फिर अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे इनका रोल नहीं है कोई मेजर, तो रोल किस किस चीज का होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे? सो ये हमारे पास फैक्टर्स है जिसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे रोल होता है। इसमें वॉल्यूम ऑफ मील, कंपोजिशन ऑफ मील, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी प्रेशर, इमोशनल स्टेट, एक्सरसाइज, डिजीज स्टेट, ड्रग, ये सारी वो चीजें जिनका रोल होता है। अब ये क्या करते हैं, कम या ज्यादा जो करते हैं ये लिखा हुआ है। टाइप ऑफ मील और टेम्परेचर, बॉडी पोजीशन, पीएच, इमोशनल स्टेट, डिजीज, ये सारा लिखा हुआ किस स्टेट में कम होते हैं और किस चीज में एम्पटिंग ज्यादा होती है। सो ये टेबल भी आपने अच्छे से तैयार कर। Next, the 82-year-old woman with the upper abdominal pain and the blood in the stool has been taking non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, for the arthritis. Endoscopy revealed the patchy gastritis throughout the stomach. Biopsies were the negative for the Helicobacter pylori. Actually, pentagastrin administered intravenously would lead to less than the normal increase in which of the following? अच्छा, इसमें पूरी बात उसने ये समझाई है कि एक बंदा जिसको एब्डोमिनल पेन थी और उसके स्टूल के अंदर ब्लड आते थे, उसको हमने क्या एनएसएड दी, फिर उसकी एंडोस्कोपी की गई जिससे पता चला जी हेलिकोबैक्टर उसमें नहीं है। हमने उसका पेंटागेस्टिन दी है जो कि इंट्रावेनसली दी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सो इसने बेसिकली पेंटागेस्टिन का इफेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। सो उसमें उसने ये पूछा हुआ ड्यूडिनल म्यूकोजल ग्रोथ होगी, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन होगी, गैस्ट्रिन सेक्रीशन होगी, पैंक्रियाटिक एंजाइम होगा या पैंक्रियाटिक ग्रोथ होगी। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, उसको हेलिकोबैक्टर नहीं है, उसको गैस्ट्राइटिस है, और गैस्ट्राइटिस में हमने जो चीज देनी उसने गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को इंक्रीज करना है। सो ये बिल्कुल सिंपल सा था कि गैस्ट्राइटिस में हम जो भी ड्रग देंगे उसका यही रोल होगा, ठीक है। उसके बाद है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्टिंग द चिल्ड्रन and young people. Mucus in the exocrine gland become the thick and sticky and eventually blocks the ducts of the gland, especially the pancreas, lungs, and liver, forming the cyst. A primary disruption in the transfer of which ion across the membrane occurs in cystic fibrosis. उसने सिर्फ एक बात पूरी पीछे कहानी सुनाई हुई है उसने कि cystic fibrosis क्या होता है, एंड पे पूछे कि किस आयन का मसला होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एफएससी के लेवल तक पड़ा हुआ, इट्स क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटाशियम, सोडियम नहीं, बट इट्स क्लोराइड, जो कि क्लोराइड जो कि इसमें अबनॉर्मैलिटी कॉज करता है। कैसे करता है, जो हम नेक्स्ट डायग्राम ये देखेंगे। ये आपके पास होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर नॉर्मली ये होता है हमारे पास क्लोराइड आयन इसके साथ लगती है, जिससे इसकी जो है वो चैनल मूवेबल रहता है। जो क्लोराइड आयन मूव करते हैं आउटसाइड तो इनसाइड, तो जिस तरह से ये सारी चीजें मेंटेन रहती है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। जब ये म्यूटेंट सीएफटीआर चैनल हो जाते हैं
तो जिसकी वजह से क्लोराइड मूव नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास जो म्यूकस है वो स्टिकी हो जाता है और इसकी वजह से ये हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। सो ये सिंपल सा था। A 45-year-old woman with type 1 diabetes has early feeling of fullness when the eating. When is often nauseous after a meal and vomit about once each week after eating. The glucose-induced damage to which structure is most likely to explain her gastrointestinal problem. अब उसने क्या बताया हुआ कि डायबिटीज टाइप 1 उसको है जी, शुगर है, डायबिटीज है और उसको जनाब वोमिटिंग और नोजिया की फीलिंग्स आती है। ठीक है, उसने बताया कि ग्लूकोज इंड्यूस्ड डैमेज है। किस स्ट्रक्चर का ग्लूकोज इंड्यूस्ड डैमेज होती है, ये चीजें होती हैं, इट्स वेगस नर्व, सिलियक गैंग्लिया, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, नो इसोफेगस स्टमक नहीं, इट्स गैस्ट्रिक नर्व। गैस्ट्रिक नर्व को हो, आपको पता पूरी सप्लाई गैस्ट्रिक नर्व के नीचे तक आ रही, उस वजह से हमारे पास नोजिया और वोमिटिंग की होती है। सो ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर देती है। A newborn boy does not pass meconium with 48 hours of delivery. His abdomen is distended and he begins vomiting. A suction biopsy for discrete narrowed segment of the colon show a lack of ganglionic nerve. This newborn is risk of which of the following? It's एक्लेजिया या एंटेरोकोलाइटिस या हमारे पास हेलिटोसिस या फिर पेंक्रेटाइटिस या पेप्टिक अल्सर डिजीज। इट्स एंटेरोकोलाइटिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हर्स्प्रिंग डिजीज। अब वही हर्स्प्रिंग डिजीज जो होती है उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स आपने अच्छे से करने हैं। जिसमें हर्स्प्रिंग डिजीज में ये उसमें लिखा है डिले पैसिव ऑफ मेकोनियम इज वन ऑफ द मेन सिम्टम। ठीक है, सो ये आपने सारे सिम्टम्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 65-year-old man eats a healthy meal. Approximately 40 minutes later, the ileocecal sphincter relaxes and the chyme move into the cecum. Gastric distension due to relaxation of the ileocecal sphincter by which way of reflex? कौन सा रिफ्लेक्स हुआ जिसकी वजह से ileocecal जो है वो डिस्टेंड और सीकम में चली गई? बड़ी सिंपल सी बात इसमें आपने याद रखनी, इट्स गैस्ट्रोइलियल, क्योंकि इलियोसिकल इलियम में है तो गैस्ट्रोइलियल जो है वो हमारे पर रिफ्लेक्स होगा जिसकी वजह से ये सारा मसला होगा। लास्ट नंबर पे जी बाकी जीआईटी डिजीजेज है, इन सब का आपने जो इसी तरह सिम्टम्स याद करने, इन सब की डेफिनेशन याद करनी। पेप्टिक अल्सर डिजीज है, क्रोनिक डुडिनल अल्सर है, क्रोनिक बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर है, ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक कैंसर है, पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, इंसुलिनीमा, ग्लूकागोनोमा और इसी तरह सोमेटोस्टेटिनोमा। ये हमारे पास डिफरेंट जीआईटी डिजीजेज हैं। इसमें से ये लास्ट वाली तीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने सारी अच्छे से करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआईटी। मेजर इसकी चीजें हमने डिस्कस की, सिम्टम डिस्कस किए, दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। लास्ट पे अगेन हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अल्लाह हाफिज़।